गॉल्डो उन्हें मदद करने का फैसला करता है, लेकिन प्रीस्टेस को लगता है कि यह अकेला काफी नहीं है जो प्रॉपर रिवॉर्ड कहलाए। फिर भी टकुमी जिद करता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए। तब मोलिना एक और आइडिया देती है कि गांव को जो चीज नहीं चाहिए लेकिन उनके लिए बहुत यूजफुल होगी वह उन्हें दे दें। पूरी सीरियसनेस में वह उन्हें एक जगह ले जाती है जो कचरे जैसी लग रही थी, लेकिन इससे पहले कि वे गलत समझें, साफ हो जाता है कि गांव वाले जो रिफ्यूज समझते हैं वह कुछ और नहीं बल्कि मोतियों या शेलफिश से निकाले गए पत्थर हैं जिन्हें खाने के बाद निकाला जाता है। प्रीस्टेस उनसे माफी मांगती है और कहती है कि उसे थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि उन्हें इस जगह लाई, लेकिन वह बताती है कि इंसान अजीब तरह से इन चीजों के प्रति हमेशा क्यूरियस रहते हैं। टकुमी कहता है कि कोई समस्या नहीं है, और सच कहें तो उनके चेहरों पर खुशी के निशान साफ दिख रहे थे, इसलिए वह मौका नहीं गंवाता और सारी चीजें अपने इन्वेंट्री में स्टोर कर लेता है। उसके बाद वे लग्जरी डिनर करते हैं जब तक मैजिक लेसन्स का समय नहीं हो जाता। वहाँ बुजुर्ग आदमी उन्हें मैजिक की बेसिक्स और कुछ ट्रिक्स समझाने लगता है और टकुमी एलन और एलेना की एबिलिटी देखकर हैरान रह जाता है कि वे पहली बार में ही इंस्ट्रक्शन समझ रहे हैं। गॉल्डो बेसिक्स सिखाने के बाद प्रीस्टेस के साथ वापस चले जाते हैं और ट्विंस को पूरा दोपहर प्रैक्टिस करने देते हैं जब तक एकदम अचानक बदलाव होता है। टकुमी को ध्यान जाता है कि ट्विंस पानी से आ रही किसी क्रीचर से डर गए हैं, इसलिए वो अपनी डिटेक्शन एबिलिटी इस्तेमाल करके देखना चाहता है कि वो क्या है, लेकिन सच में उसे करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बस 1 सेकंड बाद वो क्रीचर पानी की सतह से बाहर निकल आता है और पता चलता है कि वो पूरी तरह पानी से बना हुआ कोई बीइंग है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिल माया को डांट रहा है, जो वेंडेल के फॉलोअर्स की लीडर है। वेंडेल वाटर का रूलर है। सिल बहुत गुस्सा है क्योंकि माया ही थी जिसने सबसे पहले मरमेड्स के पास जाकर टकुमी और ट्विंस की सारी एडवेंचर्स के बारे में बता दिया था। जब वो पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया, तो माया मान लेती है कि वो बस थोड़ी देर के लिए देखने गई थी कि वो कैसे कर रहे हैं, और जब उसे लगा कि मरमेड्स कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, तो उसने मदद करने के लिए हिंट दे दिया कि एक ह्यूमन है जो मदद कर सकता है। अगर सवाल ये है कि उसने वाटर के रूलर को सीधे क्यों नहीं बताया, तो यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि रूलर्स के पास ह्यूमन वर्ल्ड में इंटरवीन करने की सीमित संख्या होती है, इसीलिए उनका सबसे अच्छा ऑप्शन टकुमी की तरफ मुड़ना था। फिर भी सिल कहता है कि हम उस पर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ा रहे हैं और उसे सिर्फ एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वहां ले जाना उसके बोझ को और बढ़ा रहा है। कितना भी आसान टास्क हो, टकुमी से पहले पूछना जरूरी है। सिल ने इस मिशन को सिर्फ इसलिए अलाउ किया क्योंकि आखिर में लड़के और ट्विंस को भी फायदा हुआ। माया चली जाती है, लेकिन सिल का गुस्सा और बढ़ जाता है जब उसे याद आता है कि ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वेंडेल आलसी है और वाटर के रूलर होने के नाते अपना काम नहीं कर रहा। फिर भी उसकी शिकायतें बीच में ही रुक जाती हैं जब उसका असिस्टेंट कुछ अजीब चीज नोटिस करता है। टकुमी के साथ क्या हो रहा है और वो कौन है जो वाटर बीस्ट के क्लॉज से अपनी जान गंवाने वाला लग रहा है? शायद ये थोड़ी एग्जैजरेशन है। हम वापस ट्विंस के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो क्रीचर पूरी तरह पानी से नहीं बना है, बल्कि वो एक विशाल ड्रैगन है जो वाटर को कंट्रोल करता है। और इससे भी बुरा ये कि वो कोई ऑर्डिनरी जायंट मॉन्स्टर नहीं है, क्योंकि जब अप्रेजल होता है तो पता चलता है कि ये लेवायथन है और वाटर के रूलर का सर्वेंट है। हालांकि पहली नजर में लगता है कि ये उन पर अटैक करने वाला है, लेकिन ये बस रुक जाता है और उन्हें घूरने लगता है जैसे उनकी एग्जिस्टेंस को एनालाइज कर रहा हो। अचानक ड्रैगन बोलता है और पूछता है, Why are the children of the ruler of water with the servant of the ruler of wind? ये शब्द टकुमी के लिए बहुत बड़ा शॉक है, इसलिए वो ड्रैगन से ट्विंस के बारे में पूछता है कि ये वाटर के रूलर के चिल्ड्रन हैं। नेचुरली वो बेवकूफ नहीं है और उसी पल उसकी सस्पिशंस कंफर्म हो जाती हैं क्योंकि लेवायथन मान लेता है कि ये दोनों सच में वाटर के रूलर के चिल्ड्रन हैं। ये भी मानता है कि जब ये पैदा हुए थे तो वो खुद इनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहा था और कुछ समय तक करता रहा, लेकिन ड्रैगन होने के नाते वो ह्यूमन लैंड्स में हमेशा रहकर प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था। बात की खूबसूरत बात यह है कि फेट ने उन्हें फिर से मिला दिया और इसीलिए ये प्रपोज करता है कि वो टकुमी के साथ टेम्पररी पैक्ट बना लें। इस तरह उनके बीच बॉन्ड तो रहेगा, लेकिन मास्टर और सर्वेंट वाला रिलेशनशिप नहीं होगा, बल्कि ऐसा रिलेशनशिप होगा जिससे टकुमी जब जरूरत पड़े तो इसे बुला सके और ये खुद डिसाइड करेगा कि आएगा या नहीं। टकुमी इससे अग्री कर लेता है और अग्रीमेंट सील करने के लिए वो इसे नाम देता है काइसर। ड्रैगन ट्विंस को भी अपने साथ रहने का मौका देता है, लेकिन ट्विंस टकुमी से चिपक जाते हैं और कहते हैं कि उनके लिए वो फादर जैसा है। काइजर ये देख लेता है, डराने के लिए सॉरी कहता है, फिर उन्हें कुछ स्केल्स देता है जिनसे वो उसका लोकेशन जान सकेंगे और उसके बाद उन्हें मरमेड विलेज तक एस्कॉर्ट कर देता है। वे वहां सिर्फ फाइनल फेयरवेल करने के लिए लौटते हैं। हालांकि प्रीस्टेस और मोलिना कहती हैं कि कुछ और दिन रुक जाओ, लेकिन टकुमी उन्हें समझाता है कि उनके सामने अब भी लंबा जर्नी है। फिर भी दोनों लड़कियां मान लेती हैं और रास्ते के लिए स्वादिष्ट फूड तैयार कर देती हैं। वहां से वे सरफेस की तरफ चढ़ना शुरू करते हैं और अलग अलग तरह के एनिमीज से लड़ते हुए। और नेचुरली ये कहने की जरूरत नहीं कि आलन और एलेना ही लगभग सारा काम संभाल लेते हैं।
ये सब नहीं, क्योंकि ट्विंस मॉन्स्टर के कोर्स को भी बड़ी कुशलता से शैटर कर रहे हैं, जैसे रोजमर्रा का एक्सरसाइज कर रहे हों। अचानक, जबकि वे अभी भी अंडर वाटर हैं, उन्हें एक बहुत बड़ी स्टोन स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जगह का अपीयरेंस इतना इम्पोजिंग है कि टकुमी तुरंत सोचता है कि ये किसी डंजन या हिडन रूइन का एंट्रेंस होना चाहिए। वो सोचता है कि इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाएं। लेकिन यहाँ के ट्रू डिसीजन मेकर्स के दूसरे प्लान हैं, क्योंकि ट्विंस की क्यूरियोसिटी उनके साइज से कहीं ज्यादा बड़ी है और वे एडवेंचर में घुसकर सब कुछ देखने का फैसला कर लेते हैं, चाहे कितना भी खर्चा हो। धीरे धीरे वे डंजन में दाखिल होते हैं और लकीली उस समय कोई एनिमी नहीं मिलता। उल्टा वे एक जगह पहुंचते हैं जहां लाइट भरी हुई है, फ्रेश एयर है और एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है जो डंजन का स्टार्टिंग पॉइंट निकलता है। अपनी अप्रेजल एबिलिटी से टकुमी को पता चलता है कि ये डंजन नंबर 53 है और इसका नाम सजुनामी है। ये मीडियम लेवल डंजन है जिसमें 13 फ्लोर्स हैं और यहाँ वहाँ कई टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस बिखरे हुए हैं ताकि अगर सडन डेंजर आए तो कोई भी एस्केप कर सके। टकुमी खास तौर पर इस जगह में घुसने को उत्सुक नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ट्विंस से पूछा कि वे क्या करना चाहते हैं। वो सोच रहा था कि इतनी लंबी स्विम के बाद वे थक गए होंगे, फिर भी नई अंडर वाटर डंजन को एक्सप्लोर करने की उनकी इच्छा जीत जाती है। और उन डिलिशियस फूड को खाने के बाद जो 2 लड़कियों ने उनके लिए तैयार करके बॉक्स में पैक कर दिया था, वे पहली फ्लोर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वहाँ उन्हें कुछ पॉइजन फ्रॉग्स मिलते हैं, तो ट्विंस वाटर मैजिक प्रैक्टिस करने का मौका ले लेते हैं। सरप्राइज ये थी कि पहली बार वे इतने ओवरवेलमिंगली एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लग रहे थे, बल्कि टारगेट को हिट करने में थोड़ी डिफिकल्टी हुई। और जब मैं डिफिकल्टी कह रहा हूँ तो मतलब ये कि पहली अटेम्प्ट में नहीं मारा, दूसरी अटेम्प्ट में मारा। फिर भी ये साफ है कि ये दोनों बच्चे इस दुनिया के सबसे ताकतवर बीइंग्स के लिए भी आसान ओपोनेंट नहीं थे। दूसरी फ्लोर पर उन्हें एक सीक्रेट डोर मिली जो ट्रेजर रूम की तरफ ले गई। साथ में सबसे अजीब ट्रेजर्स थे जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जैसे एक चेस्ट श्रिम्प से भरा हुआ और दूसरा ड्राइड फिश से भरा हुआ। और मैं कौन हूँ जो ये जज करूँ? हालांकि कई लोगों को ये ट्रेजर्स न लगें, लेकिन टकुमी जल्दी ही अपनी शॉपिंग लिस्ट बनाने लगा, सोचते हुए कि बाद में ट्विंस के लिए कितना डिलिशियस फूड बनाएगा। उन्हें एक हिडन पैसेज मिला जो 6th फ्लोर पर ले जाता था, लेकिन क्योंकि शाम हो चुकी थी उन्होंने उसे अगले दिन के लिए छोड़ दिया। टकुमी ने एक ग्रेट फीस्ट तैयार की और ट्विंस खाते खाते पूरी तरह भर गए, फिर पेट भरकर सो गए। अगले दिन वे 6th फ्लोर की तरफ अपनी जर्नी जारी रखते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें और मॉन्स्टर्स मिलते हैं, और जब टकुमी को ध्यान जाता है कि ट्विंस अपनी मैजिक इस्तेमाल करने में अब कंफर्टेबल हो रहे हैं, तो वो उनकी स्टैट्स देखने का फैसला करता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि वे लेवल 25 पहुंच चुके हैं। मतलब अब वो उससे सिर्फ 2 लेवल्स पीछे रह गए हैं। अब तक हम जानते थे कि टकुमी में फियर्स कम्पेटिटिव स्पिरिट है, लेकिन उसकी भी सीमा होती है। इसलिए वो फैसला करता है कि अब उसे खुद और स्ट्रॉन्गर बनना होगा, क्योंकि चाहे ट्विंस फेट से कितने भी ब्लेस्ड हों या ना हों, ये आइडिया कि 2 5-year-old बच्चे उससे स्ट्रॉन्गर हैं उसे बहुत इरिटेटिंग लगता है। उसके बाद वे आगे बढ़ते हैं और 10th फ्लोर तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक मैसिव डोर मिलती है जो बॉस रूम की तरफ ले जाती लग रही थी। लेकिन जब वे अंदर जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता सिवाय लो लेवल छोटी छोटी फिश की बड़ी संख्या के, और वे उन्हें आसानी से डिफीट कर देते हैं। फिर भी ये वेस्ट नहीं गया, क्योंकि उन्हें एक ट्रेजर चेस्ट मिला जिसमें एक ब्रेसलेट था जो उनके पास पहले से मौजूद वाले ब्रेसलेट्स जैसा था, और साफ था कि अगर बाद में वापस आकर अपने किसी फेमिलियर को साथ लाना चाहें तो ये बहुत मदद करेगा। ट्विंस ने कहा कि आगे बढ़ें, लेकिन उन्हें इस फ्लोर के टेलीपोर्टेशन डिवाइस का फायदा उठाना था। इसलिए वे डंजन के शुरू में वापस लौटे, फिर सरफेस की तरफ अपना रास्ता जारी रखा, कोस्टल सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर किया, डिलिशियस फूड खाया, नए लोगों से मिले, जब तक वे ब्लैक स्मिथ शॉप पहुंचे, जहां टकुमी ने लेवायथन स्केल्स और दूसरे स्ट्रेंज मटेरियल्स दे दिए ताकि पर्सनल ऑर्नामेंट्स और टूल्स फॉर्ज किए जा सकें जो बाद में काम आ सकें। वे शोर पर एक छोटे चर्च से भी गुजरे और टकुमी ने मौका उठाकर सिल से थोड़ी देर बात की। उसने फ्रैंकनेस से कहा कि अब उसे पता चल गया है कि ट्विंस वाटर के रूलर के चिल्ड्रन हैं। वो इस बात से अपसेट नहीं था कि सिल ने उसे छुपाया, लेकिन वो क्यूरियस था कि ट्विंस का फादर कहाँ है और क्यों उसने उन्हें डेंजर अकेले फेस करने के लिए छोड़ दिया। ये सवाल सिल में बहुत टेंशन पैदा कर देता है। उसे शांत होने में एक मोमेंट लगता है, फिर वो कंफर्म करता है कि हाँ, उसे जवाब पता है, लेकिन सारी डिटेल्स नहीं बता सकता क्योंकि वो अभी भी रूलर है और ऐसी बातें करने से वो सीरियस ट्रबल में पड़ सकता है। टकुमी उसके साइलेंस की वजह समझ जाता है और सिल की रिएक्शन से साथ ही इस बात से कि ट्विंस को अकेला छोड़ दिया गया था, वो निष्कर्ष निकालता है कि वाटर का रूलर बहुत शैलो इंसान लगता है जो उनके साथ जो हुआ उसकी परवाह ही नहीं करता। उसी समय हालांकि एक बात उसे रीअश्योर करती है कि अब उसे ये नहीं लगता कि ये फादर अचानक आएगा और उन्हें उससे छीनने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो मूड हल्का करना चाहता था। सिल उसे कंग्रेचुलेट करता है और अनाउंस करता है कि अब वो ऑफिशियली रिटेनर बन गया है। ये रैंक तब दी जाती है जब कोई रूलर किसी को ऑफिशियल ड्यूटी असाइन करता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेता है। मतलब अब तक जो सिंपल चीजें वो कर रहा था वो ट्रू मिशन नहीं गिनी गई।
जबकि अब उसकी ऑफिशियल ड्यूटी ये हो गई है कि रूलर के रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक बनकर ट्विंस को रेज और एजुकेट करे। दूसरे शब्दों में उसका प्राइमरी जॉब अच्छा फादर बनना है, जो सच में वो पहले से कर ही रहा था। इसके अलावा ये ड्यूटी वाइंड से कनेक्टेड नहीं थी, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टकुमी अब दूसरे रूलर से भी प्रोटेक्टेड है, भले ही वो अभी भी ऑफिशियली सिल का रिटेनर ही था। जब टकुमी ने पूछा कि रिटेनर बने रहने के लिए उसे क्या करना होगा, तो रूलर ने समझाया कि ज्यादा कुछ नहीं, बस ट्विंस की देखभाल वैसे ही जारी रखनी है जैसा अब तक कर रहा है। और अगर ये काफी नहीं तो रूलर ऑफ फायर सालामांटियल ने भी उसकी सारी अचीवमेंट्स की स्टोरीज सुन ली थी और उसे कुछ छोटे गिफ्ट्स भेजने का फैसला किया। कारण ये था कि जो जापानीज रेसिपीज उसने दूसरों के साथ शेयर किए थे, उन्होंने इस दुनिया में क्विजीन को अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से डेवलप कर दिया था और ये फायर के रूलर के डोमेन में आता था। इसीलिए ग्रेटिट्यूड के तौर पर उसने उसे फायर मैजिक की एबिलिटीज ग्रांट की और प्रॉमिस भी किया कि वो उसे एक नया मैजिकल बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट ला कर देगा। बेड फेयरवेल करने के बाद टकुमी होटल की तलाश में निकल गया जहां वे रात गुजार सकें। इधर सिल बहुत बिविल्डर्ड था, क्योंकि नेचुरली उसे एग्जैक्ट पता था कि आलन और एलेना का ट्रू फादर कहाँ है। वो स्काउंड्रल एटिल्डिया की एक वुमन के साथ रिलेशनशिप में आया, फिर जब वो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट थी तो उसे छोड़कर गायब हो गया और अब पता नहीं वो अपना टाइम कहाँ और किसके साथ बिता रहा है। टू बी ऑनेस्ट, ये रूलर्स की दुनिया में कोई सीक्रेट नहीं था और वो बिना ट्रबल में पड़े बता भी सकता था, लेकिन उसे लगा कि जो फादर एक्चुअली ट्विंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, उसके सामने ट्रू फादर की बात बताना प्रॉपर नहीं होगा, जबकि असली फादर अपनी लाइफ जैसे चाहे वैसी बिता रहा है। उसी मोमेंट रूलर ऑफ फायर प्रकट होता है, जिसने सब कुछ सुन लिया था। फिर भी वो बस सिल को बताता है कि वो बीस्ट के बारे में कितना एक्साइटेड है जो उसने टकुमी को भेजा है। ये बात सिल को थोड़ा वरीड कर देती है, क्योंकि सालामांटियल अपनी एंथुसियाज्म ज्यादा बढ़ने पर एग्जैजरेट करने के लिए जाना जाता था। उसका प्रूफ जल्दी ही सामने आ जाता है, क्योंकि अगले दिन जबकि टकुमी और ट्विंस शोर पर खेल रहे थे, उन्हें एक ह्यूज फायर लायन मिला जो नॉर्मल साइज से 2 गुना बड़ा था और साफ था कि ये उनका नया बीस्ट है। टकुमी ने उसे नाम दे दिया विक्टर और सरप्राइज ये थी कि चिबी फॉर्म में भी वो स्काउंड्रल इनॉर्मस ही रह गया। फिर भी वो स्काउंड्रल इनक्रेडिबली अडोरेबल भी था, इसीलिए वे उसके साथ थोड़ी देर खेलते हैं। तब तक विक्टर इधर उधर भटकता है और वापस आता है तो एक वुमेन्स लेग लेकर आता है। उस मोमेंट टकुमी एब्सोल्यूट पैनिक में चला जाता है, कन्विंस्ड कि अब उसे कॉप्स हाइड करनी पड़ेगी। लेकिन पता चलता है कि वो वुमन अभी भी अलाइव है, बस डीप स्लीप में संक हुई है। जब वो उसकी स्टैट्स एग्जामिन करता है तो पता चलता है कि उसका नाम विवियानी है और वो इमेंसली पावरफुल वैम्पायर डीमन है, लेवल 54। ट्विंस थोड़े स्टार्टल्ड हो जाते हैं, लेकिन टकुमी उन्हें शांत करता है और खुद कंपोज्ड रहने का फैसला करता है, क्योंकि अगर वो सिचुएशन पर कंट्रोल खो देगा तो सब केओस में बदल सकता है। नेचुरली विवियानी पहले अटैक नहीं करती, बल्कि हर मूवमेंट को केयरफुली ऑब्जर्व करती है, जैसे उन्हें टेस्ट कर रही हो। टकुमी सिचुएशन एनालाइज करने लगता है। विवियानी का लेवल उनसे बहुत ज्यादा हायर था, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी, वाटर मैजिक, फायर मैजिक और फेमिलियर्स के साथ अभी भी चांस था। उसी मोमेंट पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाता है, क्योंकि पहली बार ट्विंस को हाई लेवल ओपोनेंट से फेस करने का जेन्युइन एक्साइटमेंट महसूस होता है और वे प्लानिंग करने लगते हैं, रोल्स डिवाइड करने लगते हैं। जोएल विक्टर की मूवमेंट्स पर वॉच करेगा, आलन वाटर मैजिक कंट्रोल करेगा, एलेना फिजिकल सपोर्ट देगी, जबकि टकुमी एडवांस्ड मैजिकल अटैक्स पर फोकस करेगा। उन मोमेंट्स में टकुमी को जेन्युइन प्राइड महसूस होती है, क्योंकि ये दोनों बच्चे सिर्फ वाटर के रूलर के डिसेंडेंट्स नहीं थे, बल्कि वे एक दूसरे के साथ खड़े होकर अपने से फार स्ट्रॉन्गर एनिमीज का भी सामना कर सकते थे। समस्या ये थी कि उन्हें नहीं पता था कि उसे कैसे वेकअप करें, इसलिए टकुमी ने अपना दिन नॉर्मली चलाने का फैसला किया और लंच तैयार करने लगा, जैसे खुद से कह रहा हो, इफ शी विल नॉट वेक टू वर्ड्स, परहैप्स शी विल वेक टू फूड। ये सोल्यूशन सच में इफेक्टिव साबित हुआ, क्योंकि डीमननेस फूड की स्मेल से रेवनसली हंग्री होकर जाग गई, जैसे उसकी भूख जग गई हो। उसकी भूख ने ही उसे जगा दिया था, दिमाग नहीं। टाकुमी ने उसे कुछ खाना दिया और वो उसे अजीब तेजी से खा गई। थोड़ा शांत होने के बाद वो खुद को इंट्रोड्यूस करने लगी। उसने बताया कि वो एक स्पाई है और एक सीक्रेट मिशन पर आई थी, मेड के रूप में डिस्गाइज होकर। वो एक नोबल फैमिली की जांच कर रही थी जो अजीब प्रॉब्लम्स से घिरी हुई थी। मुश्किल ये थी कि काम के दौरान उसके सप्लाई खत्म हो गए थे, इसलिए उसे कुछ ट्रिक्स और संदिग्ध तरीकों से गुजरना पड़ा था। वो अजीब और उलझी हुई कहानियां सुनाने लगी। कभी कभी उसकी बातें बेतरतीब हो जाती थीं, लेकिन ट्विंस को ये सब बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि पहली बार उन्हें किसी ऐसे इंसान की कहानियां सुनने को मिल रही थीं जिनकी जिंदगी उनके अपनी से बिल्कुल अलग एडवेंचर्स से भरी हुई थी। आखिर में वो अजीब लड़की उठकर जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने टाकुमी से पूछा कि ट्विंस से उसका क्या रिश्ता है, क्या वो उनके फादर हैं या बड़े भाई। टाकुमी ने शांति से जवाब दिया कि वो खुद को उनका बड़ा भाई मानता है। ये सवाल ट्विंस का ध्यान खींच गया, क्योंकि उन्हें मूल रूप से फादर शब्द का मतलब ही नहीं समझ आ रहा था। इसलिए वो टाकुमी को बड़े क्यूरियस नजरों से देखने लगे और उससे इसके बारे में पूछने लगे।
टाकुमी ने उनके सवाल का मतलब समझ लिया और जान गया कि उन्हें अभी तक फैमिली का मतलब भी नहीं पता, क्योंकि हाल ही तक वो जंगल के बीच में अकेले रहते थे, सिर्फ एक दूसरे पर निर्भर रहकर। इसलिए वो बैठ गया और धीरे धीरे उन्हें समझाया कि फैमिली का मतलब है वो लोग जो तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हारी केयर करते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ रहते हैं।